हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञान तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी जीएस के इस चैनल पे, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है नंबर ऑफ एजुकेटर्स और नंबर ऑफ लर्नर्स के भी हाथ पे है। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे, जैसा कि हम पीछे से करते आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि अनअकैडमी एजुकेशन रिवॉल्यूशन से जुड़ने से आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं। अनअकैडमी एजुकेशन रिवॉल्यूशन आपको डेली लाइव क्लासेस देगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देगा, लाइव टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से आपको अपनी प्रिपरेशन को रेगुलरली इवेल्युएट करने का मौका देगा। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, जिससे आप बहुत सारे एजुकेटर्स को पढ़ पाएंगे, उनको सीख पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, उनके मटेरियल को यूज कर पाएंगे। अनअकैडमी 100+ टॉप एजुकेटर्स के साथ आपकी प्रिपरेशंस को मजबूत करता है। ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। इतने सारे एजुकेटर्स एक प्लेटफॉर्म पे आपको फिर शायद ही कहीं मिलेंगे। मैं हूं ज्ञान तिवारी, 15 वर्षों से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं। एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी हमारा एकेडमिक्स है। आप हमें ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के भी प्रोफाइल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी आपके सिलेबस को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है। आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है। ये कोर्सेज 15,500 से अधिक हैं, जो कि आपके पेपर 1, 2, 3, 4 को कवर करते हैं। एसे, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजों को, मतलब कि आपको अपनी प्रिपरेशन के जितने भी पॉइंट्स आप समझ सकते हैं, उन सभी को ये बहुत प्रॉपरली कवर करता है। आपके पास अनअकैडमी एजुकेशन रिवॉल्यूशन से जुड़ने के लिए दो विकल्प हैं। आप प्लस में आ सकते हैं या फिर आइकॉनिक में आ सकते हैं। अगर आप प्लस में आते हैं तो ये फीस बताई गई है, और इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी। आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करेंगे, ये फीस घटकर ये फीस हो जाएगी। कम से कम 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको जरूर लेना चाहिए, ताकि आप पूरे सिलेबस को आसानी से समझ सकें। आइकॉनिक प्लान में जाना चाहते हैं तो उसमें ये फीस बताई गई है, और फिर आप इसमें डिस्काउंट लेकर इस फीस को पे करेंगे। तो आइकॉनिक प्लान में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट के लिए हमें रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है। आप हमारा रेफरल कोड क्या यूज करेंगे। 18 फरवरी से कुछ बैचेस स्टार्ट किए गए हैं, जो कि 2021, 2022, 2023 के एस्पायरेंट्स की नीड को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इन सारे कोर्सेज में आप जा सकते हैं। ये कोर्सेज हिंदी में है, इंग्लिश में है और बाइलिंगुअल है। आप इनमें से किसी भी कोर्स में जा सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएससी जीएस, अगर दोनों एक साथ आप लेना चाहते हैं तो आपके पास दो विकल्प हैं। आप जीएस आइकॉनिक के साथ ऑप्शनल ले सकते हैं, या जीएस प्लस के साथ आप ऑप्शनल ले सकते हैं। जीएस आइकॉनिक के साथ अगर ऑप्शनल लेते हैं तो आपको ये फीस देनी होगी, और अगर आप जीएस प्लस के साथ ऑप्शन लेते हैं तो ये फीस देनी होगी। इसमें से किसी में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी। आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करेंगे। जैसा कि हम पहले से करते आए हैं, आज एक नया सेशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में स्वागत है। 20 फरवरी 2021 के महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। 20 फरवरी 2021 की ये खबरें आपके सभी लोकप्रिय समाचार पत्रों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसके अलावा कुछ वेबसाइट जैसे पीआईबी है, जैसे एएनआई है, इस तरह की जो भी न्यूज एजेंसीज हैं, जो भी समाचार पत्र हैं, उन सभी से ली गए समाचारों के आधार पर है। और साथ ही साथ उन सारे समाचारों के साथ ये भी ध्यान में दिया गया है कि वो समाचार किस तरह से यूपीएससी लेता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, और यूट्यूब पे सबसे ज्यादा जो पढ़ाया जाता है वो करंट अफेयर्स है। इसलिए हमें लगता है कि आप बहुत सारी चीजें वहां से सीखते रहते होंगे। हम इसीलिए आपके पास कुछ प्रश्न लेके आते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों का जवाब देंगे, क्योंकि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे कौन पूछेगा? यूपीएससी पूछेगा। जो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको ये बात समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि हम 10 प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारी बातें आपके पास लेकर आते हैं। तो इन 10 प्रश्नों का आप हमें जवाब दें, इन 10 प्रश्नों को आप सीखें, और ये बताएं कि
इनका जवाब दें और आगे इनसे सीखें कि इसमें क्या और महत्वपूर्ण चीजें हैं। बच्चों, क्लास के अंत में हम 20 फरवरी के दिन हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे कि 20 फरवरी के दिन आज से पहले के सालों में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि 20 फरवरी का इतिहास क्या है, उस पर भी हम क्लास के अंत में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट से सही उत्तर का चयन करें। क्या क्वेश्चन है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग पर एक प्रश्न है, आजकल वो चर्चा में रहा। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग चर्चा में रहा, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया में जो इस समय रीजनल पॉलिटिक्स चल रही है, या यूं कह लो कि जो जियोग्राफिक पॉलिटिक्स चल रही है, उसके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जरा इन प्रश्नों पर आप विचार करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18 फरवरी 2021 को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ क्वाड की एक आभासी मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करने के मकसद से चतुष्कोणीय गठबंधन क्वाड के विदेश मंत्रियों की तीसरी मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक हुई। हम बात करेंगे आगे क्वाड क्या है, लेकिन पहले आप इसका जवाब दें। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों गलत हैं। आप सही जवाब दें। सही जवाब है दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब है चतुष्कोणीय रक्षा वार्ता है। ये चतुष्कोणीय रक्षा वार्ता में कौन कौन शामिल है? यूएसए शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और इंडिया शामिल है। ये सारे देश अपने इंटरेस्ट को, अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, अब आप समझ गए कि जापान और इंडिया के बीच में कौन आ रहा है? चाइना आ रहा है। तो निश्चित तौर पे जापान और इंडिया के बीच चाइना जिन समुद्री क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, साउथ चाइना सी पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिक लोकेशन को देखेंगे, यूएसए की ज्योग्राफिक लोकेशन को देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के क्या जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्या भू राजनैतिक महत्व है, क्या भू रणनैतिक महत्व है। इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका शामिल हैं। साल 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने क्वाड का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया। हालांकि इसके बाद ये सालों तक निष्क्रिय रहा। साल 2017 में एक बार फिर क्वाड सदस्य मिले और साल 2019 में इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। चिंता का विषय क्या है बच्चों? इंडिया पैसिफिक रीजन। इंडिया पैसिफिक रीजन में सबसे प्रमुख रूप से कौन दादागिरी बढ़ा रहा है अपनी? इंडिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से, या यूं कह लो कि सबसे गलत तरीके से अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है चाइना। और चाइना के इस बढ़ते इंडिया पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव से चिंता होना बहुत लाजमी है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत को। तो उस प्रभाव को समित करने के लिए, उस प्रभाव को संतुलन करने के लिए क्या कर रहे हैं हम? एक ऐसा सिक्योरिटी डायलॉग डेवलप कर रहे हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल नेचर का है, जिसमें 4 देश शामिल हैं। ये इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन जो है, उसमें चीन के बढ़ते हुए दबदबे को देखते हुए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन में नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ाया है। इसमें कानून के शासन का पालन करने समेत समुद्र और आसमान में आवाजाही की स्वतंत्रता तथा विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा शामिल है, ताकि चीन का क्षेत्र में बढ़ता दबदबा कम हो सके। खासतौर से कहां पर? समुद्र के क्षेत्र में। समुद्र के क्षेत्र में क्या समस्या कर रहा है वो? साउथ चाइना सी पर अपना राजनैतिक नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा है, कर भी रहा है, और जिसके कारण से हमारे साउथ ईस्ट एशिया के साथ होने वाले ट्रेड्स में प्रॉब्लम आएगी।
जापान चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित है, तो इसलिए वो मंडल योनि सिद्धांत, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो जापान चाइना का विरोधी, तो चाइना भारत का विरोधी, तो भारत और जापान दोस्त हो गए। तो वो आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले ही बता दिया था इस बात को, है ना, कि मित्रता और शत्रुता का नियम क्या होगा। पहली बार क्वाड फ्रेमवर्क के तहत 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने 2019 में न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी। इसके बाद दूसरी बैठक 6 अक्टूबर 2020 को टोक्यो में हुई। उस समय अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। और ये अभी जो हम लोगों ने देखी, ये तीसरी बैठक है। तो बच्चों, क्वाड को थोड़ा ध्यान रखेंगे, आगे आने वाले एग्जाम में वहां से प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे विकल्प से सही उत्तर का चयन करें। 29वें नॉस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम 2021 का आयोजन सेविंग द फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर नॉर्मल विषय पर किया गया। इसमें 30 से अधिक देशों के 16 से अधिक प्रतिभागियों ने 30 से अधिक उत्पादों द्वारा भाग लिया जा रहा है। इसमें 30 से अधिक देश, 16 से अधिक प्रतिभागी और 30 से अधिक उत्पादों के माध्यम से भाग ले रहे हैं। तो बताइए इनमें से क्या सही है? दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों सही है या दोनों गलत हैं? जरा बताएं। तो बच्चों, इसमें आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जरा इसके बारे में जानते हैं कि नास्कॉम क्या है और क्या कर रहा है। नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम की बैठक 17 से 19 फरवरी 2021 को हुई। महाराष्ट्र सरकार इसका भागीदार राज्य रहा और माइक्रोसॉफ्ट इसका प्रौद्योगिकी भागीदार रहा। नेस्कॉम का मतलब क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्या उद्देश्य रहे इस बैठक के? संकट के दौरान काम आने वाली प्रौद्योगिकी पर चर्चा। कोविड-19 के टाइम पे सबसे ज्यादा जो काम आया वो क्या था? वो था हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी तकनीकी सबसे ज्यादा काम आई और हमारे सब काम में टेक्नोलॉजी आई। हम कैसे तमाम तरह के हमने एप्लीकेशंस बनाए, जैसे आपने देखा कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के माध्यम से जानने में आसानी हुई और कम्युनिकेशन बढ़ा, हमारा कम्युनिकेट कर पाए हम पेशेंट्स के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, और जो नए नए चेंजेज आ रहे थे उनसे हम जनता को अवेयर कर पाए। तो वहां पे हमने देखा कि तकनीकी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित की। इसमें संकट से निपटने के लिए, संकट से लड़ने में तकनीकी एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में प्रयोग हुई। तो उस पर यह जश्न मनाने के लिए ये सेमिनार, ये बैठक की गई। बेहतर भविष्य के लिए कैसे रोड मैप बनाया जाए और हाइपर वर्चुअल दुनिया में विश्वास और जिम्मेदारी तकनीकी के महत्व को सामने लाया जाए। इस वर्चुअल वर्ल्ड में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है अकाउंटेबिलिटी और वो है फेथ। आप जिसको देख रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है, आप भरोसा नहीं कर सकते। अभी भी भारत में बहुत सारे लोग क्या, 90% लोग इस बात से डरते हैं कि वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर नहीं करेंगे। और डरना भी लाजमी है क्योंकि बहुत ही रिस्क जोन में रहता है ये सारा कुछ चीजें। हालांकि इनको कैसे और एफिशिएंट बनाया जाए, कैसे और ज्यादा विश्वसनीय बनाया जाए, इस पर विचार करने के लिए नेस्कॉम की यह बैठक हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बैठक को संबोधित किया और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अटल टिंकरिंग लैब तथा अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स जैसे नए कदम कौशल और नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, स्किल और इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और उद्योगों को भी इसमें समर्थन करने की आवश्यकता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। कोविड के दौर में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति हुई है उसमें एक सकारात्मकता के कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं, इसलिए इस पर जानना थोड़ा जरूरी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। वैश्विक पूर्वानुमान करने वाली फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित करते हुए 8.8% के पिछले अनुमान की तुलना में 10.2% तक संशोधित किया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने
कोविड-19 को लेकर जोखिम कम होने और मौद्रिक नीति परिदृश्य के बदलाव का हवाला देते हुए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित किया है। क्यों किया इन्होंने संशोधन, वो भी बताया जा रहा है। तो आप बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है बच्चा लोगों। स्टेटमेंट 1, 2 या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एक्चुअल में आप जानते हैं कि प्रश्न से ज्यादा उद्देश्य है आपको इंफॉर्मेशन देना, इस कारण से आप देखते हैं कि प्रायः दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का मुख्यालय ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में है और 5 से 6 इसके कार्यालय स्थान है। 5 देशों में 6 कार्यालय स्थान है। ये आर्थिक जोखिम की भविष्यवाणी और प्रबंधन के लिए वैश्विक पूर्वानुमान और विश्लेषण प्रदान करता है। और इसने पहले भारत के लिए 8.8 बताया था और अभी क्या बताया कि 10.2% ग्रोथ रेट रहेगी। क्यों कहा इसने? क्योंकि कोविड-19 के जोखिम को कम कर किया गया है। अभी बहुत सारा इकोनॉमी का सेक्टर खुल गया है और जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत तेजी से अपनी जगह फिर से बना रही हैं। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा मौद्रिक नीति परिदृश्य में भी बहुत सारे संशोधन किए गए। और आप जानते हैं कि जेएम कीन्स की थ्योरी क्या बताती है। जॉन मनियार्ड कीन्स का नाम सुना होगा आपने। जॉन मनियार्ड कीन्स दोनों विश्व युद्धों के मध्य के बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिस्ट हुए और उन्होंने थ्योरी ऑन जनरल एम्प्लॉयमेंट नाम से एक थ्योरी डेवलप करी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बहुत आवश्यक है कि जब इकोनॉमी डिप में हो, इकोनॉमी रिसेशन में हो, तो वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। तो मौद्रिक नीति परिदृश्य क्या है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं। और अगर हमारी सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, लोक वित्त लोक खर्च को बढ़ाएगी, मोटी बात क्या कहोगे इसके लिए, सरकारी व्यय को बढ़ाएगी। सरकारी व्यय को बढ़ाएगी तो बच्चों क्या होगा, सरकारी व्यय को बढ़ाएगी तो बहुत आवश्यक है, बहुत निश्चित है, अवश्यंभावी है कि यह इनकम सरकार द्वारा किया गया खर्च कहाँ जाएगा, विद द पीपुल ऑफ इंडिया के पास आएगा। इसलिए हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो हम मार्केट में क्या करेंगे, डिमांड बिल्ड करेंगे। डिमांड क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डाउनवर्ड जा रहे थे अब वो क्या होंगे, अपवर्ड जाने लगेंगे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को हमारी सरकार बढ़ा रही है, जिसको देखते हुए S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स को भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से रिकवर करेगी और बहुत बढ़िया सारी चीजें हो जाएंगी। इसी तरह की एक कंपनी है S&P ग्लोबल रेटिंग्स। इसके मुताबिक इंडियन इकोनॉमी नए वित्त वर्ष में शानदार प्रदर्शन करेगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का कहना है कि कोरोना की स्थिति के बाद इसके जल्द ही तेज रफ्तार पकड़ने की संभावना है। S&P को भी याद रखना, S&P का मतलब होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग्स, एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जो दुनिया की इकोनॉमीज को रेटिंग देती है। और दुनिया की इकोनॉमीज को ये जो रेटिंग देती है उसी के आधार पर दुनिया के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन और दूसरे देशों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं या दूसरे देशों में पैसे लोन पे देते हैं या अपने इन्वेस्टर्स को वहां पर भेजते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और इकोनॉमी की क्लास में मैंने इसको पढ़ाया है। इस वैश्विक एजेंसी ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लगातार अच्छे प्रदर्शन, कोरोना संक्रमण की कम होती रफ्तार और सरकारी खर्च में तेजी से अर्थव्यवस्था को समर्थन मिल रहा है। S&P ने क्रॉस सेक्टर आउटलुक इंडियाज एस्केप फ्रॉम कोविड शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 का बजट भी अपेक्षित से अधिक खर्चों के माध्यम से पुनरुद्धार का समर्थन करेगा। तो बहुत सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी में ऐसी हाल फिलहाल में हो रही हैं जो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में इंडियन इकोनॉमी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी और जो कोविड के कारण से उसको सेटबैक लगा है उससे वो बहुत जल्दी ही अपने आप को ओवरकम कर ले जाएगी। गेटिंग द पॉइंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक प्रमुख योजना है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 2 योजनाओं के लिए 363.4 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार इन परियोजनाओं के लिए 102.91 करोड़ रुपए के अनुदान सहायता प्रदान करेगी। बताना है आपको कि केवल एक सही है कि 2 सही है, एक और 3 सही है या सभी सही है। ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। इसमें सभी सही हैं, सारे स्टेटमेंट सही हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक योजना है जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और प्रमुख योजना, इसके अंदर और कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 2 योजनाओं के लिए 363.4 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार इन परियोजनाओं के लिए 102.91 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता भी प्रदान करेगी। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बारे में थोड़ी बातें और भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम कहते हैं जिसके अंदर कई सारी योजनाएं संचालित की जा रही हो। कई सारी योजनाओं को एक में रखने वाली योजना को हम क्या कहते हैं? अम्ब्रेला स्कीम कहते हैं। जिसमें मंत्रालय की चल रही योजनाओं जैसे मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के साथ नई स्कीम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण विस्तार इत्यादि शामिल है। तो ये अम्ब्रेला स्कीम में कैसी कैसी योजनाएं चल रही हैं? मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क का मतलब कि जहां खाने के सामान ज्यादा मात्रा में बनाए जाए या एक ऐसा एरिया बनाया जाए, एक ऐसा जोन बनाया जाए, एक ऐसा रीजन बनाया जाए जहां पर बहुत सारे खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां एक साथ काम कर सकें। अब बच्चों, ये खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां एक साथ काम कर सकें और किसान भी अपने खाद्य उत्पादों को सुरक्षित रख सकें, इसके लिए एक इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन मतलब कि जहां आप अपने प्रोड्यूस को सुरक्षित रख सके सड़ने से बचाने के लिए। वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि हमें ऐसी आधारिक संरचना कृषकों को देनी होगी जिससे वो अपने उत्पाद में वैल्यू एडिशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रा है वो उनको आसानी से मिल जाए। कोल्ड स्टोर भी उसका एक रिक्वायर्ड इंफ्रा है। फूड सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए और इस एश्योरेंस को डेवलप करने के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहिए। ये सारी स्कीमें किसके अंतर्गत आ रही हैं? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। सारी चीजें उसमें आ रही हैं, आप देख रहे हो। संपदा योजना है, किसान संपदा योजना है। इनके अलावा नई स्कीम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, उनके बीच में संबंध स्थापित किया जाए। खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण विस्तार इत्यादि इसमें शामिल है। कृषि के पूरक व्यवस्था प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता बनाने के लिए प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण और विस्तार करने के लिए, अपव्यय को कम करने के लिए, मूल्य जोड़ना, कृषि अपशिष्ट को कम करना, इन सारी चीजों को इसके अंतर्गत फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये परियोजना लगभग 17 राज्यों में फैली हुई है, जिसमें लगभग 406 करोड़ रुपए का निवेश है। ये परियोजनाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की परिकल्पना करती हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमकेएसवाई के इम्प्लीमेंटेशन से फार्म गेट से लेकर रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। यह देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा। यह किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद करेगा और किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगा। यह कृषि उत्पादों के अपव्यय को कम करने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने
उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में भी मदद करेगा। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान रखें इसका, तो जरूर से जरूर अपनी कॉपी में नोट करें। अगला सवाल हमारा डिफेंस से है, जो कि अभी कल ही बहुत चर्चा में रहा, तो आप इसका जवाब बताएं कि भारत ने 19 फरवरी 2021 को एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। मिसाइल सिस्टम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया था। ज्वाइंट ट्रायल के लिए आर्मी वर्जन हेलिना और एयरफोर्स वर्जन ध्रुवास्त्र को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के जरिए रेतीले रेंज में लाया गया। यह 7 किलोमीटर तक टारगेट को नष्ट कर सकता है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 1 और 2 और 3 सही है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, एंटी टैंक को फोड़ने वाला गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसको गाइड किया जा सके ऐसा मिसाइल सिस्टम। कई तरह के मिसाइल सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं, तो उसमें ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है ना। तो आप जरा देखिए कि इसमें से कौन से सही है। तो बच्चों ये सारी बातें सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। भारत ने 19 फरवरी 2021 को एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। मिसाइल सिस्टम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी, डीआरडीओ ने विकसित किया था। इसका ज्वाइंट ट्रायल किया गया। इसका आर्मी वर्जन का नाम हेलिना है और एयरफोर्स वर्जन का नाम ध्रुवास्त्र है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के जरिए रेतीले रेंज में ले जाया गया, 7 किलोमीटर टारगेट को नष्ट कर सकता है। एंटी टैंक मिसाइल का मतलब कि वो टैंक को नष्ट करने वाला मिसाइल है ना। तो आप इसको समझिए। मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम आपने सुना होगा। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है? ये ऑटोमेटिक काम करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है, जिसमें मान लीजिए कि आप किसी जगह से, मान लीजिए भारत से अमेरिका के लिए कोई, या भारत से पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान से भारत के लिए कोई भी मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो इस मिसाइल की इंफॉर्मेशन भारत के सूचना तंत्र को, भारत के रक्षा सूचना तंत्र को कहां से मिल जाएगी? इसकी जानकारी भारत के रक्षा सूचना तंत्र को मिल जाएगी सैटेलाइट के माध्यम से। और ये सैटेलाइट के माध्यम से जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी, ये जानकारी ऑटोमेटिक रूट से ट्रांसपोर्ट होगी और वो एक ऐसे सिस्टम को चली जाएगी जो उसी मारक क्षमता का और उसी एंगल पे एक दूसरा मिसाइल लॉन्च कर देगा, और वो मिसाइल इसको मार्ग में ही इंटरसेप्ट कर देगा। इस सिस्टम को हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। इसमें इंटरसेप्ट कर दिया जाता है मार्ग में ही मिसाइल को। तो इसी तरह का एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है, जो टैंकों को मारेगा। तो डीआरडीओ के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम रेंज में मिसाइल की ताकत को जांचने के लिए 5 मिशन को अंजाम दिया गया। मिसाइलों की वास्तविक स्थिति और चलते हुए टारगेट के खिलाफ होवर और मैक्स फॉरवर्ड फ्लाइट में फायर किया गया। कुछ मिशन में उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर से मूविंग टारगेट को भी निशाना बनाया गया। 5 मिशन को अंजाम दिया गया, जिसमें कई तरह से आप देख रहे हैं कि इसको अंजाम दिया गया। उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर से मूविंग टारगेट को भी निशाना बनाया गया। हेलिना और ध्रुवास्त्र तीसरी पीढ़ी के लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, जो डायरेक्ट अटैक में भी टारगेट पर निशाना साधने में सक्षम है। दिन और रात तथा सभी मौसमों में ये बराबर कारगर हैं। किसी भी मौसम में इनको प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी समय इनको प्रयोग कर सकते हैं, दिन में भी प्रयोग कर सकते हैं और रात में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। कृपया आप इसको बहुत सारे लोगों में शेयर करें, बहुत लोकप्रिय बनाएं इसको, ताकि इसको लगातार करते रहने की प्रेरणा हमें मिलती रहे। आज 20 और 21 फरवरी को अनअकैडमी 2.0 समिट है, जिसका उद्देश्य है आपकी सीएससी प्रिपरेशन को एक नए लेवल पे ले जाना। और प्रिपरेशन को तो किसी लेवल पे ले जा सकते हैं, नए लेवल पे आपको ले जाना है ना। नए लेवल में आपकी सोच को ले जाना, और अगर आपकी सोच एक नए लेवल पे चली गई तो प्रिपरेशन को तो आप ही एक नए लेवल पे ले जाएंगे।
सोच बच्चों हमारी कहाँ से आती है? सोच हमारी आती है, हम चीजों को पढ़ते हैं, चीजों को सुनते हैं, चीजों को देखते हैं और फिर उनमें से हमें जो पसंद आता है उनको हम अपने साथ सेट कर लेते हैं। आप लोग बहुत होनहार हैं, बहुत अच्छे हैं कि जो सीएससी प्रिपरेशन के लिए आप आए। सीएससी प्रिपरेशन के लिए आप आए तो आपको जरूर उन लोगों को सुनना चाहिए जो आपकी इस प्रक्रिया को मोटिवेट कर सके और आपको कुछ नए टारगेट दे सके, कुछ नए थॉट पैटर्न दे सके, सोचने का कुछ नया तरीका दे सके, उनसे आपको जरूर मिलना चाहिए। तो आप जरूर से जरूर समिट में पार्टिसिपेट करें और उनके विचारों को सुने, उनसे बातचीत कर सकें और बहुत कुछ अपने व्यक्तित्व में नया जोड़ पाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। CECPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या करता है? ये व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी बढ़ाता है दो देशों के बीच। ये अफ्रीका में किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित होने वाला पहला व्यापार समझौता है। आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है। बच्चों एक बात आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि मैं बहुत बेहतरीन टॉपिक्स लेके आता हूं आपके लिए जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। आप मेरी बात मत मानो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखो और उनके साथ इन प्रश्नों को मिलाओ तो आपको समझ में आएगा कि ये कितने ज्यादा ओरिएंटेड हैं। तो आप जरूर से जरूर इनको देखें और इनको दूसरों में भी शेयर करें ताकि इस तरह के और ज्यादा लेक्चर्स की प्रेरणा मिले। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। यह अफ्रीका में किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित होने वाला पहला व्यापार समझौता है। एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसके बारे में थोड़ी बातें आप जान लें। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को भारत और मॉरिशस के बीच एक समग्र आर्थिक सहयोग करार करने को लेकर अपनी स्वीकृति दे दी। ये क्या है बच्चों? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या करता है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। किस किस तरह का इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है? ये सभी तरह का इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा। इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें ट्रेड शामिल होगा। ट्रेड भी किस चीज का? वस्तुओं का भी और सेवाओं का भी। और वस्तुओं सेवाओं के ट्रेड के साथ साथ और क्या आएगा? कैपिटल का भी ट्रेड होगा। आप जानते हैं कि मॉरिशस हमारा बहुत बड़ा कैपिटल पार्टनर है और भारत में जो एफडीआई का इनफ्लो है वो मॉरिशस रूट से आता है। हालांकि हम बहुत सारी बातें इसके बारे में आपको ऐसी बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मॉरिशस से क्यों आता है। अपना ही पैसा है, घूम के मॉरिशस से आ जाता है। बताएंगे कभी और हम आपको, है ना। ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो अपना ही पैसा मॉरिशस के रूट से घूमकर आ जाता है। हालांकि मॉरिशस फिर भी भारत में सबसे बड़ा एफडीआई वाला नेशन है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो क्या बनाएगा? ये और भी बहुत सारे कैपिटल के फ्लो को बढ़ाएगा, ट्रेड के इनफ्लो को बढ़ाएगा, सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज के फ्लो को बढ़ाएगा और एक दूसरे के लिए सलाह सेवा भी उपलब्ध रहेगी। तो बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है दोनों देशों के बीच। यह अपने तरह का एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसका लक्ष्य दो तरफा कारोबार के नियमों को उदार बनाना है। सरकार की ओर से जारी किए गए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारत और मॉरिशस के बीच समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता पर दस्तखत को मंजूरी दी गई है। इस समझौते में खाने पीने के सामान, बेवरेजेस, पीने के सामान, 310 वस्तुओं का निर्यात भारत की ओर से किया जाएगा, जिसमें कृषि उत्पाद, कपड़े, धातु, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, प्लास्टिक और केमिकल एवं लकड़ी जैसी चीजें शामिल होंगी। आयात भी होगा और निर्यात भी होगा। समझ में आ रही है बात मेरी? तो बच्चों इस बात को आप समझें, है ना। बहुत बेहतरीन आप समझ रहे हैं।
और ये बहुत काम की चीजें आपके लिए हैं, आप जरूर से जरूर इनको पढ़ें। ये समाचार सभी समाचार पत्रों से लिए गए हैं, जिसमें पीआईबी वेबसाइट से लिए गए हैं, एएनआई से लिए गए हैं, द हिंदू से हैं, बीबीसी से हैं, बहुत सारे, दैनिक भास्कर से हैं, कुछ हिंदी समाचार पत्रों से भी हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं इनके, और आप देख रहे हैं कि सोर्सेज के साथ साथ वैरायटी भी बहुत ज्यादा है इनमें। एक समाचार कई दिनों से चर्चा में चल रहा था, मैं बहुत दिन से सोच रहा था उस पर प्रश्न बनाऊं, तो देखिए एक प्रश्न है, उस पर जरा ध्यान से समझिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। 2010 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमेरिका तथा यूरोपीय संघ ने ईरान पर पाबंदी आरोपित की। 2010 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमेरिका तथा यूरोपीय संघ ने ईरान पर कई पाबंदियां आरोपित की, प्रतिबंध लगाए। वर्ष 2015 में ईरान का 6 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी से समझौता हुआ, जिसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित किया और इन देशों ने ईरान पर लगे हुए प्रतिबंधों में ढील दी। एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, एक और 2 दोनों गलत हैं। सही जवाब क्या होगा बच्चों? सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों सही हैं, है ना। ईरान के द्वारा परमाणु रिएक्टर, ईरान की जो परमाणु रिएक्टर आप जानते ही हैं, एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं, ये ईरान के द्वारा उन रिएक्टर्स को चलाने के लिए यूरेनियम की प्रोसेसिंग की जा रही थी। उस प्रोसेसिंग को उस स्तर तक भी किया जा सकता था जिस स्तर से प्रोसेस करके बम बनाया जा सकता है। इस दुनिया में बड़ी असमानता है, कुछ लोगों के पास पहले से परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जिनके पास पहले से हैं केवल उन्हीं के पास रह जाएं, बाकी लोग इनका इस्तेमाल ना करें। वो लोग कैसे रखेंगे? वो लोग दावा करते हैं कि वो बड़े सभ्य हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, उनके अलावा बाकी कोई जिम्मेदार राष्ट्र है नहीं, और कम जिम्मेदार राष्ट्रों के हाथ में जब परमाणु हथियार आएंगे तो उसका दुरुपयोग करेंगे। निश्चित तौर पर यह बात सही है, लेकिन ये ऐसे सही नहीं है जैसा वो कहते हैं। अगर किसी भी कमजोर राजनीतिक व्यवस्था वाले देश में परमाणु हथियार जैसे घातक युद्ध सामग्री हो जाएगी, तो जहां पर सरकार कमजोर है और सरकार को संतुलित करने वाले गैर सरकारी संगठन भी हैं, जैसे पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान का परमाणु बम खतरे में है ना, कि कब उसको आतंकवादी संगठन उस पर कब्जा कर ले, कब कौन सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर ले, कौन सरकार को खत्म करके अपनी सरकार घोषित कर दे। तो जहां पर राजनैतिक रूप से कमजोर तंत्र रहता है, उन जगहों पर इस तरह के खतरनाक हथियार नहीं होने चाहिए। दुनिया के जिम्मेदार राष्ट्र ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं वो भी बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं। इसलिए उनको भी किसी दूसरे देश पर आरोपित करने से पहले एक ऐसी संधि होनी चाहिए कि भाई पूरी दुनिया मिलके अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर दे, और इसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे पारदर्शिता बनी रहे कि हाँ सबने नष्ट कर दिया। तो ये जो 6 देश हैं जो समझते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और हमारे अलावा किसी के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, ये समय समय पर अलग अलग देशों पर प्रतिबंध लगाया करते हैं। भारत पे भी इन्होंने लगाया था, हालांकि भारत फिर उसके बाद से 2006 के बाद उन सारे प्रतिबंधों को उसने समाप्त करवा लिया अपनी जिम्मेदार नीतियों के चलते। लेकिन जैसे सीरिया है, ईरान है, इराक है, देख ही रहे हो वहां पर क्या आतंक मचा हुआ है। तो ऐसे देशों के पास परमाणु हथियार होना निश्चित तौर पर दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन ईरान फिर भी, इन सभी जिन देशों का हमने नाम लिया उसमें ईरान फिर भी ठीक ठाक सिचुएशन में है और पॉलिटिकली स्टेबल है इन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्रीज जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो 2010 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमेरिका तथा यूरोपीय संघ ने ईरान पर पाबंदी आरोपित की। वर्ष 2015 में ईरान का 6 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के साथ समझौता हुआ। समझौता 2 पक्षीय था, हम परमाणु कार्यक्रमों को रोक देंगे और आप जो है इसको
हमारे प्रतिबंधों को ढील दे देंगे। तो ये समझौता हो गया। 2010 में समस्या खड़ी हुई, 2015 में समझौता हो गया। लेकिन आगे क्या हुआ? 2015 के समझौते के तहत ईरान को यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोकना पड़ा। मई 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को रद्द करते हुए प्रतिबंध लगा दिए। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जानते ही हैं, दुनिया का संकट थे ये, दुनिया ये संकट थे, अमेरिका के लिए भी संकट ही थे। कब क्या बोले, कब क्या करें, कोई भरोसा नहीं है ना। तो मई 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को रद्द करते हुए प्रतिबंध लगा दिए। क्यों लगा दिए भाई? डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक नया समझौता करना चाहते थे। क्या था वो समझौता? ये चाह रहे थे कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोक दिया जाए। जो वो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है उसको रोक दिया जाए। भाई क्यों रोक दिया जाए? क्यों? क्योंकि इससे क्षेत्रीय संघर्ष में उसकी जो भागीदारी है वो कम होगी। इससे जो मध्य एशियाई राजनीति में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, उसमें ईरान की भागीदारी कम होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये बात बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं थी ईरान के संदर्भ में, इसलिए ईरान ने इससे मना कर दिया। आपको भी सुनने में लग रहा होगा कि ये ठीक नहीं बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने इससे मना कर दिया। परिणाम स्वरूप ईरान को बहुत सारा दिक्कत हुई और आपने हाल फिलहाल में देखा कि मुद्रास्फीति संकट से गुजरा वो। मई 2019 में जब प्रतिबंधों को कड़ा किया गया तो ईरान ने भी समझौते के लिए किए गए वादों से मुकरना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप ताकत बढ़ाते गए, प्रतिबंध बढ़ाते गए, वैसे वैसे फिर ईरान ने भी कहा कि ठीक है, जो 2015 में हम समझौता हुआ है उसको हम मानते नहीं हैं। और ट्रंप के शासनकाल में ईरान और अमेरिका के संबंधों के मध्य दरार पड़ गई। आजकल वो चर्चा में क्यों है बच्चों? आजकल चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो बाइडेन की सरकार जो है वो फिर से उसको बहाल करना चाहती है। जनवरी 2020 में क्या हुआ? यह समझौता पूरी तरह टूट गया। अमेरिका ने ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद हवाई अड्डे के बाहर हवाई हमले में मार दिया। सबको पता चला कि अमेरिका ने मारा और इससे दोनों के बीच में रिश्तों में तल्खी बढ़ गई। हालांकि इसको मेंटेन करने के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए अक्टूबर तक जाते जाते, सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते, सितंबर तक इनफैक्ट सितंबर तक जाते जाते अमेरिका के प्रयासों से फिलिस्तीन, इजराइल के बीच, इजराइल और यूएई के बीच एक समझौता हो गया जिसे हम अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जानते हैं, जिसने इस क्षेत्र में क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने का काम किया। इसके 2 दिन बाद, सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मारे जाने के 2 दिन बाद 5 जनवरी को ईरान ने परमाणु समझौते से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया और घोषणा की कि अब वो समझौते में लगाई गई किसी भी पाबंदी को नहीं मानता है। इसमें यूरेनियम संवर्धन को कम करना भी शामिल है। मतलब कि जो समझौता हुआ था उसमें कहा था कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा, लेकिन अब यूरेनियम के संवर्धन करने के लिए ईरान स्वतंत्र है और वो जिस स्तर का संवर्धन चाहे कर सकता है, ऐसा ईरान ने कहा। तो यहां से बच्चों एक तनाव की स्थिति पूरे वैश्विक परिदृश्य में बनी और इस संदर्भ में ताजा समाचार ये है कि पेरिस में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें अमेरिकी प्रशासन ने यह संकेत दिया कि 2015 के परमाणु समझौते की शर्तों को एक बार फिर से स्वीकार करने के लिए तैयार है। अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती को देखते हुए ईरान के साथ भी हमारे संबंधों में कमजोरी आई। हमारा जो चाबहार बंदरगाह था उसको वो अभी थोड़ा खतरे में आया बीच में, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित यूनेस्को के संरक्षित क्षेत्र भीमबेटका में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा गया। मध्य प्रदेश के भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है ये भीमबेटका। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास स्थित यूनेस्को के संरक्षित क्षेत्र भीमबेटका में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा गया। शोधकर्ता इसे भारत में
डिकिंसोनिया का पहला जीवाश्म बता रहे हैं जो दुनिया का सबसे पुराना लगभग 57 करोड़ साल पुराना जानवर है। पहला कथन दूसरा कथन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही है, या एक और दो दोनों असत्य हैं। तो बच्चों इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। डिकिंसोनिया का फोटो है। डिकिंसोनिया माना जाता है कि दुनिया का पहला जानवर है और ये इस तरह का पत्ती नुमा दिख रहा है, पत्ती जैसा दिख रहा है। तो ये पत्ती जैसी एक संरचना थी जिसे ढूंढा गया जल्दी ही, है ना। तो ये आप जो है समझ रहे हैं बात को। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। कौन है? चंद्रशेखर आजाद, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका आंसर है आंसर ए, चंद्रशेखर आजाद। टाइम मैगजीन की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट को हाल ही में जारी किया गया था। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद, जो दलित बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल चलाते हैं, को इस सूची में स्थान दिया गया है। भविष्य को आकार दे रहे उभरते हुए 100 नेताओं की टाइम पत्रिका की सूची में एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय मूल के 5 व्यक्तियों ने जगह बनाई है। इनमें ट्विटर की शीर्ष वकील विजया गड्डे और ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक भी शामिल हैं। ये सारे नाम आप ध्यान रखिएगा। विजया गड्डे कौन है? ये विजया गड्डे ट्विटर की वकील हैं और ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक इसमें शामिल हैं। बुधवार को जारी की गई 2021 टाइम 100 नेक्स्ट दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 की श्रृंखला का विस्तार है। इसमें 100 उभरते हुए नेताओं को शामिल किया गया है जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। भारतीय मूल की अन्य हस्तियों में इंस्टाकार्ट के संस्थापक और सीईओ अपूर्वा मेहता, गैर लाभकारी संगठन गेट अस पीपीआई के कार्यकारी निदेशक शिखा गुप्ता और गैर लाभकारी संगठन अपसॉल्व के रोहन कुबलरी शामिल हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी इस शामिल हैं, जो कि अपने नाम के साथ रावण लगाते हैं। और भी समाचार है। जिलिंग लंगलोटा लौह अयस्क ब्लॉक और गुवाली लौह अयस्क ब्लॉक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? अभी हाल ही में जिलिंग लंगलोटा और गुवाली लौह अयस्क ब्लॉक का उद्घाटन किया गया, कल ही किया गया इनफैक्ट। तो आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। ये कौन से राज्य में स्थित है बच्चों? ये है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इनमें से किस राज्य में स्थित है? ये है उड़ीसा राज्य में स्थित, दोनों ही खाने। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संयुक्त रूप से ओडिशा की 2 नई लौह अयस्क खदानों में उत्पादन का उद्घाटन किया, जिनके नाम है जिलिंग लंगलोटा लौह अयस्क ब्लॉक और गुवाली लौह अयस्क ब्लॉक। दोनों खदानों की उत्पादन क्षमता 15 लाख टन प्रति माह है और इसमें लगभग 275 मिलियन टन का समेकित लौह अयस्क भंडार है। ओडिशा राज्य में लौह अयस्क की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से एक अनुरोध के बाद 25 दिनों के भीतर ये खंड हाल ही में एक प्रादेशिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ओडिशा खनन निगम के लिए आरक्षित किए गए थे। दोनों खदानों से ओडिशा राज्य के लिए लगभग 4000 से 5000 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होगा। इन खदानों से ओडिशा के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व और विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। जो पीछे हम लोगों ने बात करी थी डिकिंसोनिया जीव की, जो कि अभी भीमबेटका से ढूंढा गया, उसके बारे में थोड़े डिस्क्रिप्शन सब यहाँ देख लें। अमेरिका की ओरेगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ग्रेगरी जे रिटालैक के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरसैंड, जोहान्सबर्ग और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के संयुक्त अध्ययन में डिकिंसोनिया के जीवाश्म की खोज की गई। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अमेरिका की ओरेगन यूनिवर्सिटी और के वैज्ञानिक ग्रेगरी जी रिटालैक इसके हेड थे, जो को लीड कर रहे थे, और यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरसैंड, जोहान्सबर्ग और भारतीय
सर्वेक्षण विभाग, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के मिले जुले प्रयास से डिकिंसोनिया के जीवाश्म की खोज की गई। डिकिंसोनिया जीवाश्म से पता चलता है कि इस जानवर की लंबाई 4 फीट से अधिक रही होगी, जबकि मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफा से जो जीवाश्म मिला है वो महज 17 इंच लंबा है। डिकिंसोनिया को लगभग 54.1 करोड़ वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल में प्रारंभिक सामान्य जीवों और जीवन की शुरुआत के बीच की प्रमुख कड़ी के रूप में जाना जाता है। भारत में डिकिंसोनिया जीवाश्म भीमबेटका की ऑडिटोरियम गुफा में पाया गया। यह जीवाश्म भांडेर समूह के मैहर बलुआ पत्थर में संरक्षित है, जो विंध्य उपसमूह चट्टानों का हिस्सा है। भीमबेटका की गुफा को 64 साल पहले बीएस वाकड़कर ने ढूंढा था। यह अध्ययन शोध पत्रिका गोंडवाना रिसर्च में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं में ग्रेगरी जे रिटालैक के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरसैंड के शरद मास्टर और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ता रंजीत जी खोंगर और मेराजुद्दीन खान शामिल हैं। इनके नाम आप जरूर याद रखेंगे। डिकिंसोनिया का नाम याद रखेंगे और बीएस वाकड़कर भी पूछे जा सकते हैं। भीमबेटका की खोज इन्होंने ही की थी पहली बार। भीमबेटका की और भी ऐतिहासिक महत्व पर आप ध्यान देते रहेंगे। अब हम जैसा कि अंत में करते हैं कि उस दिन का इतिहास आपको बताते हैं। आज के 20 फरवरी मतलब आज के दिन का इतिहास क्या रहा है, आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। 20 फरवरी 2009 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। पॉइंट समझिए, 20 फरवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाना इसे कब से प्रारंभ किया गया? 20 फरवरी 2009 से। तो ये दोनों ही बातें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। भारत के राज्य के रूप में अस्तित्व में आए 20 फरवरी 1987। कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। डेट भले न याद रहे, आपको ईयर याद रखना चाहिए इस संदर्भ में। 20 फरवरी 1986 को सोवियत संघ ने मीर अंतरिक्ष केंद्र लॉन्च किया। अब तक दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष केंद्र था। 20 फरवरी 1983 को असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई और इस हिंसा में 600 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। 20 फरवरी 1962 को जॉन एच ग्लैन अमेरिका के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। प्रोजेक्ट मरकरी के लिए नासा द्वारा चुने गए 7 लोगों में ग्लैन सबसे अधिक उम्रदराज व्यक्ति थे। 20 फरवरी 1950 को स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस का निधन हुआ। शरद चंद्र देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। 20 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वाइसरॉय बनाए गए और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता तथा उसके विभाजन की योजना निर्मित की और इसी योजना के आधार पर भारत की स्वतंत्रता और भारत को बंटवारा हुआ, भारत का विभाजन हुआ। 20 फरवरी 1846 को सोबराओं के युद्ध में सिखों की हार के बाद अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। तो ये रहा आज का इतिहास, 20 फरवरी का हिस्ट्री। आज के दिन क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उन पर भी हमने चर्चा करी और आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन पर भी हमने चर्चा करी। अ सबमिट टू ट्रांसफॉर्म योर सीएससी प्रिपरेशन 20 और 21 फरवरी को आप इसमें जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें। ट्रांसफॉर्म योर सीएससी प्रिपरेशन, ट्रांसफॉर्म योर पर्सनालिटी, ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग प्रोसेस, योर थॉट प्रोसेस। अपने सोचने की प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्म करें, अपने जीवन की प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्म करें। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से मिले, बहुत सारे अनअकैडमी एजुकेटर्स के साथ मिले, बहुत सारी अपनी बातों को शेयर करें, उनकी बातों को सीखें। बहुत कुछ है आपके लिए इस प्रोग्राम में, आप जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें। अनअकैडमी कॉम्बैट में भाग लें। 45 मिनट का 60 क्वेश्चन का रिलेटिव स्कोरिंग का ये कॉम्बैट है जो कि फोर्टनाइट कंटेस्ट के रूप में हेल्ड होते रहता है। हर संडे को, हर
अल्टरनेट संडे को ये होता है। इसका अगला एपिसोड 28 फरवरी को है। आप जरूर से जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें और इस पार्टिसिपेशन के लिए हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें। इस क्लास को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लोगों में इसको शेयर करें, इसको लोकप्रिय बनाएं। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, यहाँ से क्लास के नोट्स और क्लास की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। बच्चों, ये सारी बातें आप जरूर से जरूर लागू करें। बहुत महत्वपूर्ण सेशन हुआ, इसको बहुत सारे लोगों में प्रचारित करें। यही आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हम लोग फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।